हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं दोस्तों। एंड हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे प्यारे राजा रानियों, यानी कि हमारे बेटा और बेटियों, आप सब लोग के लिए मैं ला रहा हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। जी हाँ, आप सब लोग को पता है कि हमारा नीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, बहुत नियर आने वाला है। नीट का एग्ज़ाम 7 मई को है। सो उसके लिए हम लोग बायों का कुछ एक चैप्टर हम लोग रिपीट करेंगे, हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। तो चैप्टर का नाम है मिनरल एंड न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, आप सब लोग को पता होगा, जैसे आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जितने भी लिविंग्स हैं, लिविंग्स मीन्स चाहे आपके ऑटोट्रॉफ हों, हेट्रोट्रॉफ हों, है ना, और जितने भी लिविंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट हो, जो भी है, फंजाई है एंड एल्गी है, हम सबको न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? बिकॉज वी वांट न्यूट्रिशन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती रहे, है ना, फॉर ग्रोथ, फॉर बॉडी डेवलपमेंट, फॉर फिजिकली एबिलिटी, फॉर मेंटली एबिलिटी, फॉर फिजिकली हेल्थ एंड मेंटली हेल्थ। यानी आप फिजिकली भी एंड मेंटली अगर आप हेल्दी होना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो उसकी न्यूट्रिशन चाहिए। और वो ऑल लिविंग्स के लिए मैंडेटरी है, चाहे वो हमारे एनिमल्स हों, चाहे वो हमारे प्लांट हों। ओके। सो कुछ अभी अब मैं बता दूं आप लोगों को, थोड़ा आज मौसम काफ़ी चेंज हो गया अचानक से। आज मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको जो बादलों की आवाज़ आएगी, जो आप बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है। सो डोंट बी हेजिटेट, डोंट थिंक, कुछ अदर मत सोचिएगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। सो बाहर से आवाज़ आ रही है, बट डजेंट मैटर, हम लोग को फिर भी पढ़ना है। मौसम कुछ भी हो जाए, कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। कुछ भी हो जाए, हम लोग अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना है, हमें पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। ओके। सो व्हाट इज दिस मिनरल्स? देखिए, हमारे चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर ये हमारा क्लास 11 का चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ मिनरल्स की बात हुई है। मिनरल्स हम लोग को भी चाहिए, हम सभी लोग को चाहिए, बट इस चैप्टर में स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड मैनर में प्लांट में जो यूजुअल मिनरल्स है, जो मिनरल्स प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट की डेवलपमेंट में वर्क करते हैं, उनकी बात कही गई है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली, हम लोग का फोकस प्लांट पे रहेगा, बट कुछ ऐसे मिनरल्स भी हैं जो हम लोग की बॉडी के लिए बड़े ज़रूरी हैं, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग एंड प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो कौन कौन से देखिएगा, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, आप लोग उस नाम को जानते होंगे, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, है ना। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आप लोग जानते हैं, एंड कैल्शियम के बाद हमारा होता है एक पोटेशियम, है ना, पोटेशियम के। So these are the basic minerals which are used and which are useful for every animals and every plant, है ना। कोई भी आपका एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, इतनी चीज़ें हैं। अभी और बहुत सारे हैं, बट हम लोग धीरे धीरे आएंगे। एक और मैं लिख दूँ, MA से मुझे याद आ गया, मोल्बिडेनम। मोल्बिडेनम, ये मुझे अचानक से याद आ गया, मैं लिख दिया। ठीक है। मैग्नीशियम, मैंगनीज, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मोल्बिडेनम, ये सारे हैं हमारे। ठीक है। इन सभी को हम लोग को नीड होती है, और एवरी लिविंग को ये नीड होती है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए जल्दी से।
देखिए जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमको मतलब नीड होते हैं लार्ज अमाउंट में। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में नीड होता है और ओनली इन द प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट टिश्यू, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट टिश्यू एंड लार्ज अमाउंट में होते हैं, लार्ज अमाउंट। एंड जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे प्लांट में बहुत ही लेस अमाउंट में नीड होती है उसकी, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नीड्स, है ना, लेस स्मॉल अमाउंट। सो स्मॉल अमाउंट में जो हम लोग को चाहिए प्लांट में वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो ज़्यादा चाहिए वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए। मैं इसको इरेज करता हूँ, 2 मिनट लगेगा मुझे। ओके बच्चा लोग, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। सो होता क्या है, अब आप समझिएगा होता क्या है। इन हर एक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्लांट में क्या होता है, प्लांट में सेल डिवाइड होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है। ये पूरा प्लांट की जो भी एनाटॉमी है, जो हमारा प्लांट पूरा वर्क करता है, क्या क्या होता है देखिएगा। प्लांट क्या क्या वर्क करता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, क्योंकि आप लोग 11th में है और थोड़ा बहुत आपको 9th-10th का बेसिक पता होगा कि प्लांट में ट्रीज में होता क्या है। सिंपल चीज़ें हैं, देखिए क्या क्या होता है इन द प्लांट्स, क्या क्या होता है। फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीडेशन, एंजाइम बनते हैं, आपको पता होगा हमारे प्लांट्स में एंजाइम्स भी प्रोड्यूस होते हैं एंड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड डिफरेंट हार्मोन्स का डिफरेंट वर्क होता है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, कुछ कैटालिटिक एक्टिविटीज होती है, कैटालिटिक एक्टिविटीज होता है, कैटालिटिक एक्टिविटीज होती है। क्लियर। वाटर का बनना, वाटर का ब्रेकडाउन होना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी टूटता है, पानी का ब्रेकडाउन होता है वाटर का, एंड वाटर का ब्रेकडाउन में काफ़ी कुछ होता है, ठीक है। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज, है ना। और हमारे प्लांट में आपको पता होगा टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। आपने सुना होगा, मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ। एग्जाम जब आता है ना, हम लोग रिमाइंडर देते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, एंड विदाउट प्रिपेयरिंग बेसिक कॉन्सेप्ट वी कैन नॉट मूव अहेड, है ना। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। सो विदाउट कंप्लीटेड और विदाउट reminding basic concept we cannot move ahead, we cannot hope that we will get perfect marks or we will get like हाईएस्ट मार्क्स। अगर आपको हाईएस्ट मार्क्स चाहिए होते हैं तो आपको रिमाइंड भी करना होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, उस सब चीज़ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज,
एंड इसके अलावा क्या है, कलर चेंज होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, क्लियर, एंड वर्नलाइजेशन होता है, एंड सीड में भी हम लोग का सीड फॉर्मेशन होता है। पहले इसको आप जल्दी से देख लो 1 मिनट के लिए क्या क्या प्रोसेस है, फिर हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसेस को आप सब लोग देख लीजिए। एंड राजा बेटा, रानी बेटी, बी अटेंटिव, बहुत क्लियर होकर देखना है। आपको ऐसी पढ़ाई करनी है बिल्कुल हम लोग के साथ जुड़ करके कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एंड हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स आपको गेन करना है। बस आपका ड्रीम ये होना चाहिए। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तुरंत अभी 1 मिनट में इसको आगे बढ़ता हूँ। ओके राजा बेटा, जल्दी से देख लीजिए इसको, जल्दी से देख लीजिए। बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका हम लोग, ये तो हमने ऊपर ऊपर लिख दिया जो आप लोग हम लोग सब लोग जानते हैं, बट अगर हम लोग इनर में जाएं, इनर लाइनिंग में जाएं, इनसाइड जाएं, तो क्या क्या हम लोग कह सकते हैं। इनसाइड में हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इनसाइड में हम लोग मतलब इनसाइड में क्या चेंज हो रहा है ये देखिएगा ध्यान से, बहुत अटेंटिव होकर के देखिएगा। ये तो आप सब ने सुना है प्लस आप लोग काफ़ी लोग को मालूम है, ये हम लोग 9-10 तक में हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। अब इसके अलावा क्या क्या होता है देखिए, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आपको पता होगा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, चाहे हम लोग के अंदर की हो चाहे प्लांट के अंदर की हो, सेल मेम्ब्रेन चेंज होता है। हमने आपको मालूम होगा आपको, हमने क्लास में बताया है। सेल मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म का जब अमाउंट बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस का अमाउंट कम हो जाता है। न्यूक्लियस के अमाउंट कम होने की वजह से वो साइटोप्लाज्म में अपनी जगह बनाना चाहता है, तो न्यूक्लियस जब धीमे धीमे बड़ा होता है तो सेल को डिवाइड कर देता है। सेल डिवाइड हो जाता है, 2 सेल हो गए। अब वो जो न्यूक्लियस भी 1 से 2 हो गया, अब न्यूक्लियस वहाँ पे रिलैक्स है, कंफर्टेबल स्टेज में है। सो ईच एंड एवरी सिंगल, वो 1 सिंगल डिवाइडेड इनटू 2 सेल, एंड नाउ बोथ ऑफ दिस सेल, दोनों सेल में न्यूक्लियस अलग अलग है। अब वो कंफर्टेबल स्टेज में है, अब वो रेस्टिंग में है, आराम से है वो। सो सेल हमारी क्या हो रही है, सेल हमारा जो हम लोग का सेल का जो भी ऑस्मोटिक चेंजेस हो रहा है, इसको हम लोग परमेबिलिटी बोल देते हैं। परमिएबिलिटी इन सेल मेम्ब्रेन या ऑफ सेल मेम्ब्रेन कर लीजिए, ठीक है। और क्या होता है, ऑस्मोटिक चेंजेस होते हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंजेस होते हैं। सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस होता, अच्छा एपिकल मैंने बोला वर्ड, देखिएगा आप सुनिएगा ध्यान से। मैंने बताया कि एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। सो जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें 3 होते हैं, 3 कैटेगरी में, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। मालूम है ना आप लोग को, मैं दोबारा बता रहा हूँ। टिश्यू 2 टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 मिनट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड होता रहता है, ये डिवाइडिंग टिश्यू है। एंड परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं होता है। सो ये इसके 3 कैटेगरी हैं, क्या क्या है, एपिकल, ठीक है, लैटरल, एंड इंटरकैलरी, तो ये देखो आपका ये लिखा है ना एपिकल। सो हमारे प्लांट में एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन। अगर आपने पढ़ा होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, और इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA। इंडोल जो आपका ब्यूटेरिक है वो एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट के अंदर, तो वो हार्मोन वहाँ बनना चालू हो जाते हैं, ठीक है, इंडोल IBA। एंड ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है, NCERT के रिलेटेड क्वेश्चन
जो नीट में आते हैं, नीट से पहले AIPMT एंड एम्स में बार बार CPMT में आते थे, क्वेश्चन रिमाइंड होते थे, रिपीट होते थे। सो ये आता था एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस। सो दिस कहाँ से आता है? दिस प्रोसेस एंड दिस टर्म रिलेटेड टू ऑक्सिन हार्मोन्स। क्लियर है? ये हमारा जो बेसिक अंदर की चीज़ें हैं, मतलब इनर इनसाइड की चीज़ें। अभी हम लोगों ने लिखा था फोटोसिंथेसिस वगैरह, ये सबको पता है, ये तो शायद आपको मतलब लगभग हर एक स्टूडेंट्स को पता है, बट जो अंदरूनी चीज़ें हैं वो हमने लिख दी यहाँ पे। यानी आप क्या पूछेंगे? रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या रोल, या हम लोग कह सकते हैं मेटाबॉलिक यूज़। मेटाबॉलिक यूज़ है ये सारे, मेटाबॉलिक यूज़ है ना, सेल का मेटाबॉलिक जो चेंजमेंट हो रहा वो ये है। जल्दी से इसको आप लोग देख लीजिए, जल्दी से फटाक से। देखिएगा अब हम लोग लिखने वाले सीधे जो हमारे जो मिनरल्स है ना, वो मिनरल्स क्या वर्क करते हैं और वो मिनरल्स कौन सा स्पेसिफिक वर्क करते हैं। देखिएगा यूजेज ऑफ मिनरल्स, या हम लोग कह सकते हैं रोल ऑफ मिनरल्स। ठीक है, यानी जो हमारे मिनरल्स है ना वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे अपना डेस्कटॉप रख दिया 1 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे डेस्कटॉप उठाना पड़ रहा है बार बार आप लोग के लिए, है ना, सब कुछ आपके लिए हो रहा है। ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी स्टेप इज़ फॉर यू, फॉर योर्स। आप सब लोग जो भी मुझे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, और बिल्कुल अटेंटिव होकर पढ़ रहे हैं। आप चाय पीते पढ़ सकते हैं, आप लंच खाते हुए पढ़ सकते हैं, आप डिनर खाते हुए पढ़ सकते हैं, बस आपको पढ़ना है। फॉर योर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं नाइट्रोजन, है ना। आपको पता भी है कि हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। एंड नाइट्रोजन हमको, जो हमारे प्लांट हैं उनको नाइट्रोजन मिल रहा है ना, थ्रू द एयर। सो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या रोल होता है? नाइट्रोजन हम जैसे जानते हैं न्यूक्लिक एसिड में होता है। इच एंड एवरी न्यूक्लिक एसिड हैज़ नाइट्रोजन बेस। सो नाइट्रोजन जो हमारा है ना वो होता है, तो जितना भी नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी आपका फंक्शंस है न्यूक्लिक एसिड से, वो सब हमको नाइट्रोजन से मिल रहा है, प्लांट को भी और हम लोग को भी। बट यहाँ स्पेसिफिकली प्लांट पढ़ रहे हैं, सो प्लांट को हम लोग कैरी करके चलेंगे, वैरी करके चलेंगे, बट हम लोग के अंदर भी है। ठीक है, सो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड, इसको पहले आप सब लोग देख लो 1 मिनट के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे विटामिन होते हैं। अच्छा, जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड होगा, आप मेरा एक लेक्चर देखिएगा, मेरा लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स का अमाइनो एसिड से रिलेटेड। सो बायोमोलिक्यूल्स इसी में है, हमारे 11th क्लास के चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स है। सो बायोमोलिक्यूल्स में एक चैप्टर, इसमें एक हमारा यूनिट है अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ते हैं, जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड होगा वहाँ पेप्टोन्स होगा, और जहाँ पेप्टोन्स होगा वहाँ प्रोटीन होगी। देखिए सब कनेक्टेड है। जहाँ नाइट्रोजन है वहाँ अमाइनो एसिड्स है, जहाँ अमाइनो एसिड्स हैं वहाँ पेप्टाइड है, एंड जहाँ पेप्टाइड वहाँ प्रोटीन्स है बेसिकली। सो प्रोटीन्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स का जो रेगुलेशंस है, हार्मोन्स का जो भी हमारा एक्टिविटीज़ है, इंड्यूसर है, एक्टिवेटर्स है, वो सब हमारे नाइट्रोजन से रिलेटेड है। क्लियर? ये हमारा नाइट्रोजन का है, ये नाइट्रोजन के हमारे फंक्शंस हैं। इसको जल्दी सब लोग देख लो 1 मिनट के लिए। नाउ पोटेशियम, पोटेशियम हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जितना भी एन आयन एन कैश आयन है, एन आयन एन कैश आयन वो हमारा पोटेशियम से रिलेटेड है। एन आयन एन कैश आयन,
ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, माने हम लोग कह सकते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन का जो भी हमारा सेल मेम्ब्रेन की जो भी हमारा उसके अंदर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, एक्टिविटी हो रही है, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। 1 मिनट, मेरा सब मोबाइल शायद बज रहा है। बर्ड्स लीव्स, बर्ड्स एंड लीव्स में जो चेंजेस होता है मतलब उनका ग्रो होना, बर्ड्स का एंड लीव्स का, ठीक है, ये ग्रो होना, बर्ड्स एंड लीव्स का ग्रो होना, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारा पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है, इन सब के लिए पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है, बर्ड्स का, लीव्स का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लियर, एंड मेम्ब्रेन की एक्टिविटी, एंड एनायन एंड कैश आयन, ठीक है ना। सब लोग इसको देख लो 1 मिनट के लिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। नाउ फॉस्फोरस, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है, जब सेल मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होती है, उसमें उसमें फॉस्फोरस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, फॉस्फोरस का। सो हम क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसका बनना, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और फॉस्फोरस हम लोग के सेल में फॉस्फेट की फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। इसके अलावा हमारे फॉस्फोरस से और क्या होता है, फॉस्फोरस से हमारे जो सेल है उसके अंदर फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, दिस इज, जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, रिडक्शन पढ़ते हैं, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द सेल ग्रोथ, for the development of growth, for the division of cell. So this is also important thing, also important aspect, this is the induced by phosphorus, constituent of cell membrane, clear, फॉर्मेशन, ये हमारा फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोरस इसके अंदर फॉस्फेट की फॉर्म में होता है। नाउ कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ पे होता है, कैल्शियम हमारा सेल डिफरेंशिएटेड में काम आता है, सेल डिफरेंशिएट, ये मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है, मिडिल लैमेला में, लैमेला भी हम लोग पढ़ेंगे, 3 पार्ट होते हैं। सो मिडिल लैमेला में हमारी प्रेजेंट होता है, मिडिल, ऐसे लिख लेंगे, इन
इन मिडिल लैमेला, 1 मिनट सॉरी, इन मिडिल लैमेला, इन मिडिल लैमेला किस फॉर्म में होता है? कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट। मिडिल लैमेला में, मिडिल लैमेला में कैल्शियम पेक्टेट की फॉर्म में होता है। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मतलब सेल वॉल बन रहा है, सेल वॉल बन रहा है। जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, माइटोसिस एंड माइटोटिक, है ना। 2N and N यानी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल पढ़ते हैं। सो माइटोटिक में जो हमारा होता है माइटोटिक डिवीजन, उसमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए मान लो ये सेल है, सपोज ये सेल है, ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा बनता है, ऐसे बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। तो जहाँ से जुड़ा होता है ये यहाँ पे, यहाँ बनता है स्पिंडल फाइबर। ये भी हम लोग का प्रोटीन का ही फॉर्मेशन है। हम लोगों में ट्यूब्यूलिन होता है, एनिमल्स में ट्यूब्यूलिन होता है, एनिमल्स में भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं, बट थोड़ा उसका फॉर्मेशन अलग होता है, उसका शेप एंड साइज अलग होता है। बट प्लांट में भी होता है, प्लांट की सेल में भी देयर आर स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट इन एवरी प्लांट सेल। सो प्लांट सेल में हमारा ये भी है, स्पिंडल फाइबर भी है। सो स्पिंडल फाइबर का जो हमारा फॉर्मेशन है, जो उसकी बनने की प्रोसेस है, वो हमारे कैल्शियम से ही रिलेटेड है, ठीक है। सो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इन माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो है ना, वो इसी के थ्रू हो रहा है, ठीक, इसी के थ्रू हो रहा है। वो किसके थ्रू हो रहा है? कैल्शियम के थ्रू हो रहा है। सो कैल्शियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फॉर द माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल, फॉर द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ऑफ सेल। कैल्शियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। ओके, सो जल्दी इसको आप लोग पढ़ लो एक बार। देखो मैंने कल भी कहा था, मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था आप लोग को कि नोटबुक एंड पेन लेके आपको बैठना है ना। नोटबुक एंड पेन लेके आपको बैठना है। बी अटेंटिव, बी रेडी। अगर आप कुछ खा पी भी रहे हो, नो मैटर, बट आपका सारा फोकस, आपका सारा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे, अपने लेक्चर्स पे होना चाहिए, हमारे लेक्चर्स पे होना चाहिए। और बी अटेंटिव, और थोड़ा सा आप उसको बराबर आप कमेंट में हमें बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मतलब आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और आप अच्छे अगर इंसान होते हैं ना, तो आप चाहते हो दूसरों का फ़ायदा हो, आपके फ्रेंड्स का फ़ायदा हो, आपके फ्रेंड्स भी इस लेक्चर को देखें, एंजॉय करें, इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखें। क्लियर है ना? जल्दी इसको नोट कर लीजिए, और अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बट आपका हैंडमेड नोट की अलग ही बात होती है, वो सीधे आपके ब्रेन पे जाके कैप्चर हो जाता है। आप चाहते हो ना ब्रेन में कैप्चर हो जाए, कि एग्ज़ाम हॉल में आपका सच्चा साथी, आपका सच्चा फ्रेंड आपका ब्रेन ही है। क्लियर है ना? इसको जल्दी से आप लोग पढ़ लो 1 मिनट के लिए। ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं। नाउ मैग्नीशियम, अब बात करेंगे हम लोग मैग्नीशियम की। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम, इसको मैं रख रहा हूँ 1 मिनट के लिए। मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो होता है रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
टू प्ले रोल इन सिंथेसाइज ऑफ डीएनए एंड आरएनए। हम लोग को पता है जहाँ सेल की बात होगी वहाँ सेल ऑर्गेनील्स की बात होगी, एंड सेल ऑर्गेनील्स में चाहे हम लोग हों, एनिमल्स हो या प्लांट हो, क्या अवेलेबल होता है? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सिंगल, वेदर इट इज एनिमल सेल and whether it is human cell or plant cell. So synthesis of DNA and synthesis of RNA. आपको पता होगा कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए ये हम लोग के अंदर भी होता है और प्लांट के अंदर भी होता है। क्लियर? इसके अलावा क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डी, हाँ, रिंग स्ट्रक्चर मैंने इसके पहले बताया था आप लोग को। जो हम लोग के हार्मोन्स बनते हैं प्लांट के अंदर, तो पहले रिंग स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद हार्मोन्स बनते हैं। सो रिंग स्ट्रक्चर का रिलेशन भी मैग्नीशियम से है। सो रिंग स्ट्रक्चर एक ऐसे पॉइंट बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, क्लियर? इसके अलावा क्या है? सल्फर। क्या है? सल्फर। सल्फर हमारा सल्फेट की फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। और आप लोग बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में एक आता है जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं। सो कुछ अमाइनो एसिड्स ओएच कंटेनिंग होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स बेसिक नेचर में होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, एंड कुछ अमाइनो एसिड्स सल्फर कंटेनिंग होते हैं। सल्फर कंटेनिंग भी कुछ होते हैं, तो यहाँ हम उनके दो के नाम लिख रहे हैं, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सिस्टीन सिस्टीन एंड मिथियोनिन। अमाइनो एसिड्स ये भी हमारे प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द मेटाबॉलिक रीजन, फॉर द मेटाबॉलिक यूज, फॉर द कैटाबॉलिक यूज। सो ये हमारे अमाइनो एसिड्स हैं। यहाँ लिख लीजिएगा आप अमाइनो एसिड, और जहाँ अमाइनो एसिड होगा वहाँ क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड होगा वहाँ क्या होगा? प्रोटीन होगी। सो बेसिकली हम लोग एक चीज़ पकड़ के रखनी है, अमाइनो एसिड्स, देन पेप्टाइड बॉन्ड, देन प्रोटीन। सो सिस्टीन एंड मिथियोनिन, this is related to sulfur S containing amino acid. And also these are used in coenzyme vitamin। एक होता है coenzyme factor, एक होता है coenzyme vitamin। coenzyme vitamin का मतलब ये है कि पहले ये बनते हैं प्लांट के अंदर, प्लांट के ये बनते हैं, ये दीज आर द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन। प्रीकर्सर ऑफ विटामिन का हमारा मीनिंग ये है कि पहले ये बनते हैं, उसके बाद विटामिन बनते हैं। और विटामिन भी जो हम लोग के बनते हैं ना, वो आपके मतलब रॉ विटामिन होते हैं। फिर जब वो हमारा प्लांट पूरा एक मैच्योर हो जाता है तो फिर उसके अंदर विटामिन बनने लगते हैं। ठीक है, सारे में नहीं, बट मैक्सिमम 60% प्लांट में विटामिन वेरी होता है, अवेलेबल होता है। सो दीज आर द कोएंजाइम ऑफ विटामिन। कोएंजाइम विटामिन, या कोएंजाइम फैक्टर भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोएंजाइम फैक्टर्स, कोएंजाइम फैक्टर्स एंड कोएंजाइम विटामिन्स, these are named cysteine and methionine, and these two are S containing amino acid or sulfur containing amino acid, and sulfur containing amino acid is related to sulfur. So this is the sulfur, and this is the important minerals in the plant tissue, in the every plant tissue, every plant cell। ठीक है, जल्दी से इसको आप सब लोग एक बार देख लीजिए। और बेटा बच्चों लाइक कर दीजिएगा, बी विद अस, हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल आपको बहुत इंजॉय आने वाला है। ठीक है ना, आप बस मेरे साथ बने रहिएगा।
अब एक ऐसा वर्क है जो दो दो हमारे मिनरल मिल के करते हैं। कुछ ऐसे वर्क भी होते हैं जो हमारे दो दो मिनरल्स मिल के करते हैं। अब वो कौन सा है, आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता, बट ऐसा है। ऐसा इसलिए है कि फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस की ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस देयर इज अ प्रोसेस विच हैज़ डन और विच हैज़ बीन डन दैट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, एक प्रोसेस होती है जो हम लोग का फोटोसिंथेसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द मिनरल्स विच हैव obtained फ्रॉम सॉइल एंड H2O, क्लियर है ना, H2O, सनलाइट एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सो हमारे अंदर क्या होता है, मतलब प्लांट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के दौरान ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ये कैसे होता है, ये हमारे क्लोरीन एंड मैंगनीज की प्रेजेंस में होता है। क्लोरीन एंड मैंगनीज हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, है ना। H2O जब हमारा H2O होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट होती है, यानी ऑक्सीजन हम लोग की फ्री हो जाती है वहाँ से। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ऐसे लिख लो, अदरवाइज ऐसे लिख लो, नो प्रॉब्लम। क्या क्या होता है यहाँ, एक मैंगनीज का यूज होता है, मैंगनीज एंड क्लोरीन, ये बहुत बार पूछा गया। अच्छा, कैसे क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आप, तो एक ऐसे चार्ट बना होता है, ठीक है ना, एक चार्ट बना होता है, एक टेबल टाइप में होता है, उसमें यहाँ पे हमारे मिनरल्स के नेम होते हैं और यहाँ उन मिनरल्स के यूजेज होते हैं, और फिर मैचिंग होती है ना, मैचिंग होती है, आपको पता होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ मिनरल्स लिखे हुए हैं, यहाँ उनके यूजेज लिखे हुए हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये मैं आपको पूरा एग्जैक्ट मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं बता रहा हूँ। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, 2017, 2018, 2019, 2020, 21 ऐसे लिखा होता है। यहाँ पे मिनरल्स लिखे हुए हैं, आयरन, ठीक है, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, और यहाँ पे उनके वर्क लिखे होते हैं, फिर मैचिंग होती है ना, ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर। इस तरीके से हमारे पास लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है, और फिर B, C, D एंड A, या D, C, B या A, इस तरीके से होता है। तो आपने जब ये पढ़ा होगा तभी इसको मैच कर पाओगे, तो आपने पढ़ा होगा, आपको इसका नॉलेज होगा, तभी आप इसको मैच कर पाओगे, है ना, क्लियर है ना। तो हम इसको आगे बताने जा रहे हैं, इसको पहले इरेज कर दें, आप लोग देखिएगा। सो हमने क्या बताया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए मैंगनीज एंड क्लोरीन, देयर आर टू मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सो मैंगनीज एंड क्लोरीन, मेरे साथ बोलिएगा, मैंगनीज एंड क्लोरीन, मैंगनीज एंड क्लोरीन, क्लियर। आप मेरे साथ बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए। आप एक ये इमेजिन कीजिए, आप क्लास में बैठे हैं, मैं आपके सामने हूँ, और जो कुछ मैं आपसे कहूँगा आप लोग बोलिएगा। सो आप लोग बोलिएगा, क्योंकि बोलने से आपका साउंड आपके ईयर्स में आता है तो जल्दी एक्टिव होता है, और आप अभी रिवाइज कर लोगे ना तो एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले हो। आयरन मीन्स फेरिक, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे प्लांट को जो भी फेरिक, जो उनको मिनरल्स चाहिए, फेरिक्स एलिमेंट चाहिए, वो उनको देता रहता है, ठीक है ना। जो फेरिक एलिमेंट है वो प्रोवाइड कराता है, पर इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा ये कैटलाइज एंजाइम को कैटलाइज करता है, ठीक है, कैटलाइज एंजाइम्स, कैटलाइजेज enzymes, and this is the most important element
प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम दीज क्वेश्चन वर आस्क्ड दैट विच एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, विच एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ETC में और ETS में, सॉरी ETS में, ETS, माई मिस्टेक, बोलने में कभी कभी बहुत ज़्यादा भावावेश में चला जाता हूँ, ETS। सो ETS में जो हमारा मिनरल, जो हमारा मिनरल और न्यूट्रिएंट्स वर्क करता है वो है आयरन। ठीक है, आयरन। अभी हम लोग बाद में इसको भी जब पढ़ेंगे तो हम लोग आयरन दोबारा पढ़ेंगे उसमें। सो आयरन क्या बोलते हैं, Fe, सबको पता है, फेरिक, है ना। नाउ जिंक, और आप इसको तो बिल्कुल नोट कर लो, बिल्कुल इसको वेरी वेरी IMP लिख लो। इसमें हम लोग, आप लोग लिख लो वेरी वेरी IMP, क्योंकि जिंक का क्वेश्चन ना आए इम्पॉसिबल। आप कोई भी ईयर का, प्रीवियस ईयर का आप नीट का एग्ज़ाम देख लो, जिंक से रिलेटेड तो आता ही आता। और एक ही वर्क का, बहुत ज़्यादा वर्क, लंबा चौड़ा वर्क नहीं है, सिंथेसाइज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कुछ ही हार्मोन्स हैं, देखिए IBA, IAA, जिब्रेलिन, ऑक्सीजन। ठीक है, अभी एक दो अगर छूट रहे होंगे मैं आपको बताता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नीट का एक फिक्स सिलेबस होता है थोड़ा। अब आजकल टफ करने के लिए क्या कर रहे हैं कि लैंग्वेज बेस्ड दे रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड दे रहे हैं, ताकि पढ़ने में टाइम लगे। पढ़ने में टाइम लगना नहीं चाहिए, बट वो लेंदी इसलिए करते हैं कि एट द फर्स्ट साइट, पहली नज़र में, एट द फर्स्ट साइट लेंदी क्वेश्चन देख के स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाता है, उसको छोड़ देता है। छोड़ना ही तो नहीं है, छोड़ दिया तो फिर वो जो आप छोड़ दिया फिर वो लीव करके आप आगे बढ़ गए, फिर उसको आप दोबारा आ ही नहीं पाते उस पर। तो जो लेंदी क्वेश्चन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चे इसको छोड़ दें, बट आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सो ये क्या लिखा हुआ, जिंक। जिंक क्या करता है, सिंथेसाइज ऑफ ऑक्सीजन, सिंथेसाइज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हार्मोन, सिंथेसाइज ऑफ ऑक्सीजन, ये हार्मोन है। सो सिंथेसाइज ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय जिंक, जिंक। ओके, जिंक। जल्दी से इसको आप लोग देख लो 1 मिनट के लिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉपर, दिस इज इन्वॉल्व इन रिडक्शन, है ना। रिडक्शन भी एक प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो रिडक्शन के प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉपर। रिडक्शन सिंपल है, एक ही चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट है, रिडक्शन। देखिए होता क्या है ना, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ पढ़ने से आपके तीन, आपके वहाँ पे आपको समझो 2 प्रॉफिट मिलेगा। एक, आप एलिमिनेट कर पाओगे, पहली चीज़ आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। मैचिंग वाले में भी आप जल्दी चूज़ कर पाओगे, आप एग्जैक्ट बिल्कुल आंसर पे आप पहुँच जाओगे। अगर आपको मालूम है ना कि जिंक का वर्क क्या है, कॉपर का वर्क क्या है और हमारा नाइट्रोजन का वर्क क्या है, तो आप एग्जैक्ट राइट आंसर पे पहुँच जाओगे। आपको ऑप्शंस में कुछ भी एक डाउट नहीं होगा, है ना। आप डाउट नहीं होगा, आपको मालूम है तो आप तुरंत वहाँ पहुँच जाओगे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और ये एग्ज़ाम की बात बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम होता क्या ना, एक अलग ही प्रेशर होता है, एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है। आप घर में बैठ के पढ़ते हो और आंसर करते हो, वो एक अलग चीज़ है, और आप एग्ज़ाम में आंसर करते हो, वो एक अलग चीज़ है। और मेन आप विनर कब होगे, जब आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर लोगे, है ना। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मौसम बहुत चेंज हो गया है, यहाँ का मौसम वाकई मार्वलस हो गया है बिल्कुल। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए आप लोग। क्लियर, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इसको रख दें 1 मिनट।
बोरॉन। बोरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलन जर्मिनेशन। आपने अगर थोड़ा बहुत आपने फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग एनाटॉमी को आपने डिस्कस किया होगा, फ्लावरिंग एनाटॉमी को आप थोड़ा उसको आपको मालूम होगा, तो क्या होता है उसमें पॉलन जर्मिनेशन होता है ना, पॉलन जर्मिनेशन। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन। कार्बोहाइड्रेट में भी ये यूजफुल होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, पॉलन जर्मिनेशन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का भी जो उसका प्रोसेस होता है उसमें वो करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में क्या कहते हैं, स्टार्च, है ना, मेकिंग ऑफ स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1 मिनट। एंड सेल इलोंगेशन, एंड सेल इलोंगेशन। एक्चुअली बच्चों मुझे थोड़ा करना ही पड़ रहा, मार्कर थोड़ा मेरा जो मेरा डेस्टर है वो थोड़ा आगे रखा हुआ है, यहाँ स्पेस नहीं उतना ज़्यादा, तो मुझे बार बार डेस्टर लेने जाना पड़ रहा है। डोंट माइंड, वो सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैं बार बार इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग के लिए बार बार लिख रहा हूँ, ताकि आपका लेक्चर मिस ना हो, आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना हो। आपकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग लगे हुए हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए, है ना, बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग का हार्ड वर्क जारी है आप लोग के लिए। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें हमारे पास इस बुक में, हमारी बुक में कुछ टर्म है, कुछ टर्म है, उस टर्म का नाम लिख रहे हैं हम, ठीक है, उस टर्म का हम लोग नाम लिखेंगे और उस टर्म से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे टर्म कहना क्या चाहता है। 2 टर्म है, बहुत ज़्यादा टर्म नहीं है, कुछ टर्म है, उनको लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ टर्म है उसको लिखते हैं हम लोग। एक टर्म आता है क्लोरोसिस, क्लोरोसिस, एंड एक टर्म है नेक्रोसिस। 2 टर्म है आपकी बुक में, 2 टर्म है, ठीक है। इसमें हम लोग बोलते हैं डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू। क्या बोलते हैं, डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू। जब टिश्यू मालूम पड़ा डेड हो जाता है, टिश्यू डेड हो जाता है, तो वहाँ हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस, क्योंकि टिश्यू डेड हो गया है। डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू, डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू। और देखिए लिखा है क्लोरोसिस, क्लोरोसिस लिखा है, हमने पिछली बार आपको बताया होगा ल्यूकोसाइटोसिस, है ना, बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको सेल WBC चैप्टर में। सो यहाँ पे क्या है, आपको क्लोरो दिख रहा होगा, यानी इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरो आ गया ना, क्लोरो, क्लोरोफिल दिया है। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच गिव्स कलर टू लीव्स। सो लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, दिस इज द क्लोरोसिस। एक अभी हमारे पास रह गया था, मैंने लिखा नहीं, मोल्बिडेनम। मोल्बिडेनम, this is used also, this is also used in chlorophyll and this also used in the giving nitrogen। जो नाइट्रोजन मिलता रहता है हमारी सेल को, प्लांट सेल को नाइट्रोजन मिलता है, एंड फोटोसिंथेसिस होता है, एंड क्लोरोफिल होता है, उसमें मोल्बिडेनम का भी वर्क होता है। अच्छा, मोल्बिडेनम एक तरह का हम लोग का, जैसे हम लोग की बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, सो ऐसे ही जो हमारे टिश्यूज़ है, प्लांट टिश्यूज़ है, उनमें भी क्लोरोफिल हमारा लाइक आ हीमोग्लोबिन,
मतलब प्लांट के नॉर्म्स में, हम लोग की नॉर्म्स में क्या है, जो हमारे ब्लड को जो कलर दे रहा है, पिगमेंट है, वो हीमोग्लोबिन है, एंड प्लांट को जो कलर दे रहा है वो हमारा क्लोरोफिल्स है। तो अगर हम लोग ऐसा कह दें कि ये पिगमेंट है या पिगमेंट को इंड्यूस करता है, पिगमेंट को एक्टिव करता है, तो गलत नहीं होगा। प्लांट की नॉर्म्स में, प्लांट के स्टडी में जो हमारा वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन का ही जो वर्क है, यानी पिगमेंट दे रहा है, कलर दे रहा है, वो ये है। ये इंड्यूस कर रहा है किसको, क्लोरोफिल को। ये इंड्यूस कर रहा है किसको, नाइट्रोजन को। सो इंड्यूसर ऑफ क्लोरोफिल व्हाट इज द क्लोरोफिल, पिगमेंट। और जहाँ क्लोरोफिल की बात होगी वहाँ नाइट्रोजन भी अवेलेबल रहेगा। सो नाइट्रोजन, वहाँ नाइट्रोजन भी अवेलेबल होगा, नाइट्रोजन। तो इतना हम लोग का मिनरल वाला लगभग सिलेबस, मतलब मिनरल का जितना भी हमारे बुक में गिवन था वो हमने कंप्लीट करा दिया। अब इसमें दो तीन चीज़ें रह गई है, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। आप लोग को पता होगा हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 79%, 78%। तो जो नाइट्रोजन का जो हमारा फॉर्मेशन है, उसको कुछ बैक्टीरियाज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं, एंड सम द बैक्टीरियाज आर यूज्ड फॉर डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये दो चीज़ रह गई है, ठीक है। हमें दो चीज़ के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। देखिए आपने सुना होगा एक होता है नाइट्रोकॉकस, आपने सुना होगा, ये आपकी बुक की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन है नाइट्रोकॉकस। एंड इसको मैं रख रहा हूँ 1 मिनट के लिए। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस, मैं दो नाम लिख रहा हूँ जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। जितना आपका बुक में गिवन है हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस। अभी हम लोग बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो हम लोग काफ़ी सारे पढ़ेंगे, एसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, थायोबैसिलस एंड बैक्टीरियोफेज, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, स्पाइरुलम, सारे के सारे हैं। तो ये जो हमारे टू हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी हमारे एनवायरनमेंट का जो नाइट्रोजन है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उसको नाइट्रीफाइंग कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप ये नाम लिख लीजिए जल्दी से, ये बैक्टीरिया हैं, क्या हैं, बैक्टीरिया हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जितने भी मिलेंगे आपको, स्यूडोमोनास, समझिएगा, स्यूडोमोनास एंड नाइट्रोमोनास, ये लिखा है मोनास, ये बैक्टीरिया है।